ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? एक नॉर्मल अकाउंट हम पहले समझ लेते हैं। नॉर्मल अकाउंट क्या होता है कि आप अपने अकाउंट बुक बनाओगे तो उसमें दो चीजें होंगी, डेबिट्स और क्रेडिट्स। ठीक है। क्रेडिट क्या होगा? जो पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है। जब भी किसी की सैलरी आती है या कोई पैसा आपको भेजता है तो क्या लिखा है? द अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। जब आपके अकाउंट से कटता है तो वो डेबिट अकाउंट हो जाता है। वैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक अकाउंट है जो कि जो भी एक कंट्री दूसरी सारी कंट्रीज के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है। ट्रेड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या फिर फाइनेंसियस। फाइनेंसियस कैसे? लोन्स ले रहे हैं, दे रहे हैं। एड्स आ रही है, गवर्नमेंट एड्स भी आ रही है। या फिर इवन जो लोग हमारे हमारे मान लो फैमिली से कोई गया हुआ है, वो वहां पे कमाता है और कुछ हिस्सा जो भी सेविंग्स है वो हमें भेजता है। ठीक है। रेमिटेंसेस भी बोल देते हैं उसको, ट्रांसफर पेमेंट्स भी बोल देते हैं। तो ये सारी चीजों का जो एक हिसाब किताब होता है उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक कंट्री का बाकी सभी कंट्रीज के साथ। ठीक है। टोटल होता है ये, तो ऐसा नहीं होता कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ ओवरऑल होता है। ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट is a system that countries employ to track all international financial transactions within a specific time. अब टाइम फ्रेम होता है तो अभी मोस्टली हम क्वार्टरली करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो रिलीज करती है। जब भी आरबीआई स्टेटमेंट तो क्वार्टरली स्टेटमेंट रिलीज करती है कि इस बार करंट अकाउंट, जब भी हम सुनते हैं ना कि करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है या सरप्लस चल रहा है, तो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स होती है। तो जो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम इसमें लिखा है तो इस इंडिया के टर्म्स में क्वार्टरली मान लेते हैं कि क्वार्टरली। वैसे कैलकुलेशन के लिए साल ईयरली भी रखते हैं, बट क्वार्टरली रिपोर्ट रिलीज होती है टिपिकली ऑन क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेदर बाय प्राइवेट और पब्लिक एंटिटीज, तो प्राइवेट एंटिटीज की भी जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। प्राइवेट एंटिटीज यानी कि कंपनीज, कॉर्पोरेशन, बैंक, इंडिविजुअल्स, कुछ भी हो सकता है, आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट टू ascertain the flow of funds in and out of the country। अब एक स्टेटमेंट कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को आइडियली जीरो होना चाहिए। आइडियली जीरो होने का मतलब जितना आउटफ्लो उतना इनफ्लो। ठीक। तो हम कुछ ना एक्स्ट्रा बना रहे हैं ना एक्स्ट्रा हम पे उधार चल रहा है। ठीक है। बट द बैलेंस ऑफ पेमेंट आइडियली जीरो नहीं होता, या तो सरप्लस होता है या फिर डेफिसिट में रहता है। ठीक है। आइडियली जीरो एक जो आपकी स्टेटमेंट है, कोई भी सी अगर कैलकुलेट बनाते हैं स्टेटमेंट, तो जीरो कैसे होता है? क्रेडिट और डेबिट का बैलेंस मिला के जीरो ऐसे होता है कि जो भी सरप्लस या वो बचता है उसको हम, मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो जो सरप्लस बचता है उसे आप सेविंग्स में ट्रांसफर कर देते हो। जब आप सेविंग्स में ट्रांसफर कर देते हो वो भी आपका डेबिट हो जाता है, तो वो एक तरह से जीरो हो गया। ठीक। ऐसे ही अपना भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए क्या हमारे पास रिजर्व्स होते हैं, तो बाकी जो भी बचा हुआ हो गया वो रिजर्व में चला गया। ठीक है। तो वो रिजर्व में मेंटेन हो जाता है। तो सरप्लस क्या होगा? जब क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, यानी कि जो हमारे पास आ रहा है वो ज्यादा है, जा, जो जा रहा है उससे ज्यादा है। तो आ रहा है मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो रहा है। ठीक। एक्सपोर्ट्स, सिर्फ हम एक्सपोर्ट्स की बात जब अभी, अगर हम सिर्फ इसमें एक्सपोर्ट की बात करेंगे वो भी गलत होगा। क्यों? अभी आगे देखते हैं। ठीक। क्योंकि बहुत तरह के अकाउंट्स होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अभी हम ओवरऑल अकाउंट की बात करते हैं जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं। किसी को जो दूसरा वाला अकाउंट है उसे फाइनेंशियल अकाउंट भी बोल देते हैं, कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक। तो अकाउंट्स इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट नाम से जैसा दिख रहा है, करंट ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, डे टू डे बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो फ्यूचर लाइबिलिटीज नहीं क्रिएट कर रहे हैं, वो कौन से होंगे? करंट अकाउंट्स होंगे। ठीक है। तो करंट अकाउंट में क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट इंक्लूड ट्रेड इन गुड्स। गुड्स, जब गुड्स की बात करते हैं तो वो गुड्स जो देखे जा सकते हैं। ठीक। तो विजिबल ट्रेड और मर्चेंडाइज ट्रांजैक्शन, इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। सिंपल हो गया। गुड्स में अब क्या क्या चीज हो सकती है? कुछ भी हो सकता है गुड्स में। ठीक। एक ऑयल से लेके, हेयर ऑयल से लेके मशीनरी तक, बड़ी बड़ी कार्स तक, सब कुछ गुड्स में हो सकता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ट्रेड इन सर्विसेज, इनविजिबल इनविजिबल ट्रेड क्या होता है? सर्विसेज। अब मान लो यहाँ पे कोई बीपीओ हमने ओपन किया है किसी फॉरेन कंपनी के लिए। ठीक है। कॉल्स रिसीव करते हैं, इंडिया में काफी सारे बीपीओ फॉरेन कंपनीज यहाँ से रन करती हैं। तो उसकी जो सर्विसेज जो कॉस्ट है वो फॉरेन कंपनी अपनी करेंसी में पे करेगी हमें।
बट हम यहाँ से कुछ भेज नहीं रहे, बस अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कॉल अटेंड करने की। तो वो आता है सर्विसेज। ठीक। तो इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर क्या होगी? फैक्टर इनकम यानी कि जो आपकी मेहनत कुछ दिख रही है, यानी कि जिसमें कुछ मेहनत है, वो फैक्टर इनकम है। आप कुछ काम करके जो अर्न कर रहे हो, यानी कि आप जैसे बैंक, आप कोई ट्रैवल एजेंसी चला रहे हो, ठीक है, किसी को कहीं के टूर गाइड हो, ठीक, तो आप काम कर रहे हो। नहीं काम करने वाले को पैसे कैसे मिल रहे हैं? अब फॉरेन एड ग्रांट्स है, ठीक है, उसके कोई आपका रिलेटिव वहाँ काम करता है, वो आप अपनी सेविंग्स आपके पास भेज रहा है। ठीक। तो वो क्या है? नॉन फैक्टर इनकम है, यानी उसके बदले आपने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की है आपको, या फिर कोई गिफ्ट्स मिल रहे हैं फॉरेन, कोई आपको गिफ्ट भेज रहा है, फेसबुक के थ्रू आपने कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लिया, वो गिफ्ट भेजता है, तो आपको वो नॉन फैक्टर इनकम में आ जाएगा। ठीक। तो फैक्टर और नॉन फैक्टर इनकम में ये डिफरेंस है। इंक्लूड्स नेट इंटरनेशनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, लैंड, कैपिटल। ठीक। आप यहाँ पे सिर्फ आप वहाँ पे लैंड कुछ सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आपका एक लैंड है, वो आपने सेल किया, या किसी कोई फॉरेन एंटिटी यहाँ लैंड ओन करती है, वो सेल किया, उस पे जो इनकम आई, वो भी क्या है? फैक्ट किसमें आई? कि फैक्टर इनकम, कैपिटल। नॉन फैक्टर में क्या? नेट सेल ऑफ सब, लाइक अब ये देखो, शिपिंग, बैंकिंग, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इट इज नेट सेल ऑफ सर्विस। अब देखो, इनविजिबल ट्रेड की बात हो गई यहाँ पे। हाँ, move कर रहा हूँ। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है? ट्रांसफर पेमेंट को हम सेपरेट कर कैटेगरी में कर देते हैं। जो मैंने नॉन फैक्टर में कहा था, वो एक्चुअली ट्रांसफर पेमेंट्स में आती है। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है? दे आर द रिसिप्ट्स विद द रेसिडेंट्स गेट फॉर फ्री without having to provide any goods or services in return. They consist of gifts, remittances and grants. ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया? जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़े थे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते थे? कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड एंड कैपिटल, लेबर, ये सारी चीजें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती हैं। तो उनके बदले जो इनकम मिलती है, वो हो गई फैक्टर्स। और जो दूसरा मैंने गलत स्टेटमेंट दे दी, वो ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, नॉन फैक्टर में वो ट्रांसफर पेमेंट्स होता है। ठीक। नॉन फैक्टर इनकम में ये जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, वो आती है नॉन फैक्टर इनकम में। लिखा हुआ शिपिंग, बैंकिंग, और ये इनके एग्जांपल्स देख लो। टूरिज्म में जैसे मैंने बताया, सॉफ्टवेयर सर्विसेज कैसे? यहाँ से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सिर्फ आप यहाँ से सॉफ्टवेयर बना के भेज रहे हो, वो भी विजिबल गुड्स नहीं है। उसे भी ऐसे नहीं देखा जाए कि सर सॉफ्टवेयर तो दिखता है, अगर हमने सॉफ्टवेयर कोड लिखा है तो वो तो दिखता है। तो ऐसा नहीं, सॉफ्टवेयर की सर्विस है। अगर आप मान लो सॉफ्टवेयर किसी किसी का कंप्यूटर खराब हो गया है, या किसी को नया कुछ वेबसाइट बनवानी है, अगर वो बनवाता है, तो एक सर्विस कैटेगरी में ही कंसीडर किया था। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सॉफ्टवेयर जो है वो तो विजिबल है। ठीक है, वो तो हमें दिखता है कि हाँ कोड बना रहे हैं, तो इसलिए वो गुड्स में आ जाएगा, ट्रेडिंग गुड्स। गुड्स में नहीं आता है, वो सर्विसेज में ही आता है। उसके बाद ट्रांसफर पेमेंट्स आ गई। ट्रांसफर पेमेंट्स वही जो हमें फ्री में मिल रही है, जिसके बदले हम कुछ दे नहीं रहे हैं। ठीक। दे कंसिस्ट गिफ्ट्स, रेमिटेंसेज एंड ग्रांट्स। अब ये क्या है? इनकम रिसीव्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट इनकम, इनकम ऑफ रेंट, प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट। अगर फॉरेन इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है किसी चीज में, उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट उसे मिल रहा है, तो वो क्या है? इनकम। इनकम रिसीट्स है। इनकम की उसकी बस रिसीट्स है, ठीक है। और रेंट की रिसीट्स मिल रही है, इंटरेस्ट पेमेंट मिल रही है, और प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। तो अब करंट अकाउंट देख लेते हैं। करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या होंगे? एक तो होगा, दो तरह के हमने देखे। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड है विजिबल गुड्स में, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड्स में आ जाएगा। ठीक है, जो इनविजिबल गुड्स की बात हुई, तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिंपल डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो जब भी गुड्स की बात हो कि बैलेंस बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में आ रहा है, यानी गुड्स की बात हो रही है। ठीक है, उसमें सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं। इट इज नोन एज ट्रेड बैलेंस। तो ट्रेड बैलेंस में जब डेफिसिट आता है, इसका मतलब हमारे इंपोर्ट्स जो है एक्सपोर्ट से ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ गुड्स। ठीक।
Net invisibles, it is the difference between the value of exports and value of imports of invisibles. Invisibles हमने देख लिए थे, सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं, और फैक्टर और नॉन फैक्टर के फॉर्म में जो होते हैं, प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स, वो नेट इनविजिबल्स है। तो उनमें जो ट्रेड होगा वो नेट इनविजिबल्स। इनविजिबल्स इंक्लूड सर्विसेज, ट्रांसफर एंड फ्लोज ऑफ इनकम दैट टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। तो इसमें दोनों चीजें, फैक्टर और नॉन फैक्टर इनकम, दोनों आ जाती है इनविजिबल्स। ठीक। अब हम करंट अकाउंट, मोस्टली हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, जब कि करंट अकाउंट में डेफिसिट चल रहा है या नहीं, तब हम करंट, क्योंकि करंट की बात क्या है कि डेली डेली बेसिस पे ये रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसके डिफरेंसेस रोज रोज न्यूज में रहता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है या सरप्लस में चल रहा है। तो सरप्लस कब होगा? जब रिसीट ज्यादा होंगे पेमेंट से। सिंपल कैलकुलेशन है, जब भी रिसीट ज्यादा होंगे पेमेंट से तो करंट अकाउंट सरप्लस में होंगे। ट्रेड सरप्लस, जब हम ट्रेड ट्रेड गुड्स की बात हो रही थी, तब उसे ट्रेड सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी करंट अकाउंट की बात हो रही हो, तब हम करंट अकाउंट में क्या क्या देखा था हमने? दोनों चीजें, बैलेंस ऑफ ट्रेड और एक्सपोर्ट बैलेंस, इम्पोर्ट। हाँ, इनविजिबल्स दोनों चीजें हैं। ठीक। लेकिन गुड्स बैलेंस ऑफ विजिबल्स एंड ट्रेड की, इनविजिबल्स। हाँ, लेकिन जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो सिर्फ गुड्स की बात हो रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट में जब भी बात हुई तो दोनों चीजें इंक्लूडेड है इसमें, सर्विसेज भी इंक्लूडेड। ठीक। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आप सर्विसेज और फैक्टर नॉन फैक्टर इनकम भी इंक्लूड कर दोगे, तो वो करंट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो अ सरप्लस करंट अकाउंट द नेशन इज अ लेंडर टू अदर कंट्रीज। लेंडर का मतलब यही है कि आपके पास सरप्लस फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, क्योंकि आप ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो इंपोर्ट की कंपैरिजन में, तो आपके पास फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा है। और डेफिसिट में मतलब है बोरवर कि आपको डेफिसिट है तो आपको फॉरेन रिजर्व्स की जरूरत पड़ेगी, तभी आप, अगर आप पेमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, आप अपने एक्सपोर्ट्स कैसे पे करते हो? जब आप इंपोर्ट करते हो उसके बदले जो करेंसी मिलती है, उसके थ्रू आप एक्सपोर्ट पे कर रहे हो, तो आपको किसी के पास करेंसी के लिए अलग से जाने की जरूरत नहीं, बोरो करने की जरूरत नहीं। बट आपके पास अगर कमी पड़ रही है, डेफिसिट पड़ रहा है, तो आपको करेंसी बोरो करनी पड़ेगी। बोरो करोगे तब आप पे कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं जब भी सरप्लस करेंट अकाउंट होता है, तो आपके पास एक्सेस करेंसी है, आप दूसरी कंट्रीज को लैंड कर सकते हो। और आपके पास अगर डेफिसिट है तो आपको करेंसी बोरो करनी पड़ती है। ठीक। दूसरा अकाउंट आता है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या आएंगे कि जब भी इसमें क्या होता है, एसेट एंड लाइबिलिटीज में और या रेसिडेंट्स की कोई भी चेंज होता है। ठीक है, एसेट में चेंजेस कैसे? कि अगर कोई कंपनी है, एसेट्स में यही चीज होती है कि अगर हम कोई चीज ओन करते हैं, ठीक है, उसमें अगर कोई ग्रोथ होती है। या लाइबिलिटीज, यानी लाइबिलिटीज कैसे आती है हमारी? बोरोइंग्स, जब हम लोन देते हैं तो हमारा एसेट हो जाएगा, जब हम लोन लेते हैं तो वो लाइबिलिटीज में आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमें बोरोइंग्स की बात करेंगे तो किस अकाउंट में जाएगा? वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो जो भी, अगर हमने फॉरेन बैंक से किसी से भी लोन लिया है तो वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। तो बोरोविंग्स एंड लैंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, दे आर पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। इंक्लूड्स ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर से भी, जो भी अगर हमने किसी बैंक से, फॉरेन बैंक से भी अगर हमने कुछ बोरो किया है तो भी वो इसका पार्ट होगा। इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इन्वेस्टमेंट्स ऐसे कैसे इन्वेस्टमेंट्स कि अगर फॉरेन कंपनीज ने हमारे इन्वेस्ट किया, कैसे किस फॉर्म में होते हैं? एफडीआई में, और एफपीआई, इस फॉर्म में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ठीक। हम, फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं तो वो क्या है? एफडीआई है, एफपीआई के फॉर्म में। हम भी इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन कंपनीज में, इंडियन कंपनीज फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं। ठीक। तो वो भी इसका कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट हो जाएगा। और फिर इसका कैपिटल अकाउंट में जो फॉरेन रिजर्व जो है हमारा, वो भी उसका पार्ट है, फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व किसके पास रहता है? एसबीआई के, आरबीआई के पास हमारे फॉरेक्स रिजर्व है। तो कभी भी ये क्वेश्चन हो कि जो फॉरेक्स रिजर्व है वो किसका कंपोनेंट है, वो कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट है। ठीक है, इसे फाइनेंशियल अकाउंट भी बोल देते हैं, तो सीएफए कभी कभी कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट भी बोल देते हैं। ठीक।
अब देखो, एक ये डायग्राम इसलिए मैंने प्रोवाइड कर दिया है, इससे क्लियर होगा कि कौन सी चीज, कौन सा कंपोनेंट करंट अकाउंट में जाएगा, कौन सा कैपिटल या फाइनेंशियल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अगर कोई चीज, कोई पैसा, कोई भी तो आपका कमिटमेंट है, अगर फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है या सिर्फ करंट ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन अगर क्रिएट करेगा तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक। और सिर्फ करंट की अगर ऑब्लिगेशन है, जैसे कि हमने कोई सामान खरीदा, उसके लिए पेमेंट करनी है, हमारे पास कोई गिफ्ट आ रहा है, रिसीव करना है। ठीक। कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, जो आया बस रिसीव कर लिया, इसे वापस नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, इसे रख के वापस नहीं देना। ठीक। तो करंट अकाउंट में कमिंग इन जो आते हैं, क्या क्या, एक्सपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, एक्सपोर्टेड गुड्स कमिंग इन में कैसे काउंट हो रहा है, पैसे की बात हो रही है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है। ठीक है, गुड्स नहीं। रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस वही जो वहां पे कमा रहे हैं और हमें पैसे भेज रहे हैं रिलेटिव्स को, वो उनके रेमिटेंसेस हैं। ठीक है, अपनी सेविंग्स में से जो भी वहां से अर्निंग्स कर रहे हैं। तो रेमिटेंसेस किसके होते हैं, अब जैसे जो यहाँ से, जो रेसिडेंट इंडियंस हैं, ठीक, यहाँ के इंडियंस की जो कमाई है, वो हमारे पास रेमिटेंसेस में काउंट होगा। कि जो हमारा फैमिली से पर्सन है, वो वहाँ पे गया है, जो अर्निंग्स कर रहा है, वो सेविंग्स हमें भेज रहा है। ठीक। और फैक्टर इनकम, अर्न फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम, जैसे लैंड कोई ओन करते हो आप, ठीक है, उससे कोई इनकम आई है, होटल कोई ओन करते हो उससे, तो ये सब फैक्टर इनकम जो है वो इसमें आएगा। वो इसमें क्यों आ रहा है, इसमें कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है, इनकम आ रही है। इनकम कैसे, रोज की इनकम है। ठीक है, बैंक्स अगर वहाँ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मान लो हमारा जो बैंक है और उसकी सर्विसेज को यूज कर रहा है, बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है, तो उसकी जो इनकम आ रही है वो हमारे करंट अकाउंट में आती है। ठीक है। अब डेबिट यहाँ से जाएगा क्या, जो हम इंपोर्ट करेंगे उसका पैसा देना पड़ेगा। ठीक। यहाँ पे कोई कमा रहा है, अगर कोई फॉरेन नेशनल वो पैसे भेजता है, ठीक है, तो वो रेमिटेंसेज उसमें काउंट होंगे। और किसी, कोई अगर भाई सिमिलरली किसी फॉरेन बैंक में या ब्रांच खोली है, उसकी इनकम है फैक्टर इनकम, वो वहाँ पे करते हैं, तो वो डेबिट में जाएगा। फ्यूचर, फ्यूचर वाला जो फ्यूचर ऑब्लिगेशन जो क्रिएट करेगा वो कौन कौन से होंगे, क्रेडिट में। क्रेडिट में क्या हुआ, इज सेलिंग बॉन्ड्स टू फॉरेन एंटिटीज। अब बॉन्ड बेचने का मतलब क्या है, कि हमने उनसे पैसे लिए। बॉन्ड क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट है ना, एक तरह से हमने एक लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो लोन क्या है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है, कि फ्यूचर में हमें प्रिंसिपल भी पे करना है और इंटरेस्ट भी पे करना है। अभी तो वो सरप्लस में जुड़ जाएगा हमारे, कि हमारे पास पैसा आया है, बट फ्यूचर में हमें पे करना है। ठीक। और सेविंग्स सेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, अदर कंट्रीज सेविंग्स, अगर हमारे बैंक में डिपॉजिट की हुई है, सेविंग्स कैसे, अगर कोई डिपॉजिट किया है तो वापस भी तो लेगा। समझा, जैसे सेविंग्स अकाउंट है, अगर हम सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं तो हम बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, हम फ्यूचर में वापस लेंगे ना, तो वो पैसे जो हमने डिपॉजिट किए हैं वो भी तो ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है फ्यूचर में वापस करने। अभी तो इंटरेस्ट तो हम देंगे ही, प्लस बाद में वापस करेंगे। ठीक है, तो पैसा वही है, आया है एक लोन के फॉर्म में, आया एक सेविंग डिपॉजिट के फॉर्म में, बट ये फ्यूचर में वापस करना है। ठीक। अब डेबिट क्या होगा, अगर हम बॉन्ड्स खरीद रहे हैं फॉरेन एंटिटीज से, बॉन्ड्स खरीद रहे हैं यानी कि हमने पैसे दिए हैं उनको, जो हमें बाद में वापस मिलेंगे बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के। ठीक। और हमने अगर बाहर कोई सेविंग्स अकाउंट खोला हुआ है, तो इस बैंक में हमने अकाउंट खोल रहे हैं, तो ठीक है, तो वो पैसे वापस ही आएंगे ना, आते नहीं है वैसे गवर्नमेंट, बट इस बैंक में अगर अकाउंट खुला हुआ है किसी एक फॉरेन बैंक में, सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स का मतलब ये है कि फॉरेन में जो सेविंग्स है वो बाद में वापस मिलेगी, तो वो फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है।
तो वो एक सर, कैपिटल अकाउंट है। हाँ। ग्रांट्स इन एड किस में आएगा फिर? ग्रांट्स और एड देख, जो ग्रांट्स जो है और एड जो है वो कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट करता। हाँ, क्योंकि उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। हाँ। दैट मीन्स फिर वो दिस करंट क्रेडिट में आएगा, हम्म। है जो ना? ग्रांट्स हैं जो हमें वापस नहीं करने हैं वो करंट में आएगा। अगर उनका प्रिंसिपल भी वापस करना है, एड अगर है जिसमें इंटरेस्ट पे नहीं करना है बट हाँ, प्रिंसिपल पे करना है, वापस करनी है, तो वो तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन तो लोन्स में आएगा। वो तो लोन्स जो करेक्ट। होते हैं वो कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ठीक है। इंटरेस्ट फ्री लोन का मतलब ये नहीं कि वो वापस ही नहीं करना, लोन तो वापस अच्छा, करने हैं। ओके, प्रिंसिपल वापस करना है, इंटरेस्ट वापस नहीं करना होता। हाँ। अच्छा, अभी याद आ रहा है। इंटरेस्ट हाँ, फ्री लोन का मतलब ये होता वो फ्री में थोड़ी ना देगी कोई कंट्री। क्या था है। कि? ठीक है, ठीक। ठीक है। तो अब इनका एक कंपोनेंट होता है, जब हम रिजर्व्स में, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में क्या होता है, एक तो फॉरेन करेंसीज होती हैं, डॉलर के फॉर्म में मोस्टली रखते हैं, और जो अदर करेंसी है फॉरेक्स रिजर्व्स का कंपोनेंट हो गया। गोल्ड भी होता है। ठीक है। गोल्ड को भी फॉरेक्स रिजर्व का एक, और तीसरी चीज होती है जिसे बोलते हैं एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ द आईएमएफ। अब ये एसडीआर क्या होते हैं, पहले इनको देखते हैं। अब देखो, एक कंपोनेंट होता है, जैसे अभी हमने फैक्टर इनकम देखा तो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक फैक्टर इनकम जीडीपी में भी देखते हैं। ठीक है, जब जीएनपी कैलकुलेट करते हैं तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट्स टू अब्रॉड, मतलब हम पैसे बाहर जा रहे हैं। कैसे? अब अगर हम फॉरेन वहाँ हैं, जापान में एम्बेसी खोल रखी है, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं उनको जो पेमेंट करनी होगी हम करेंगे। ठीक है। तो वो जो फॉरेक्स अब अपनी अपनी रिजर्व से तो पे करेंगे उनको, येन में ही पेमेंट करेंगे ना, अपनी इंडियन करेंसी में तो करेंगे नहीं, तो हमारे पैसे लगेंगे। तो वो होती है कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो फॉरेन नेशनल के पास जाए। ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐसे ही, जब कोई एम्बेसी यहाँ खोलेगा तो हमें भी पे करेगा, हमारे सिटीजन्स को। ठीक है। तो फैक्टर इनकम वो हमारे पास आ रही है। ठीक है। तो ये जीडीपी जीएनपी कैलकुलेशन में होता है, ये बैलेंस आउट हो जाती है एक तरह से। ठीक है। तो एक फैक्टर इनकम उसी से थोड़ा सा रिलेट करती है। फैक्टर इनकम वही होता है कि आपने कोई सर्विस रेंडर की, उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। ठीक। तो फैक्टर इनकम इज इनकम अकॉर्डिंग टू फैक्टर प्रोडक्शन इन रिटर्न फॉर द सर्विसेज रेंडर टू द प्रोडक्शन यूनिट। ठीक। आपको एक गुड्स, बस आपके पास क्या है कि भाई हमारे पास मेहनत है, हम मेहनत जो कर रहे हैं उसके बदले में पैसा जो मिल रहा है। ठीक। फैक्टर इनकम। अब अब ये देखो, ये बस एक रेफरेंस के लिए अटैच कर दिया इसको, कोई मीनिंग कि जब रिलीज करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, तो याद याद कुछ नहीं करना है, बस एक रेफरेंस कि कैसे वो आरबीआई जो है रिलीज करती है क्वार्टरली, कि ऐसे। और कंपेयर करते हैं हम कि पिछले साल के कंपैरिजन में अभी स्टेटस क्या है, कि करंट अकाउंट में गुड्स और सर्विसेज को दोनों को सेपरेट कर दिया कि क्रेडिट कितना हुआ, डेबिट कितना हुआ। ठीक है। ऐसे लिखा रहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। तो मोस्टली इंडिया का जो सिचुएशन है उसमें सर्विसेज जो है ना वो बैलेंस करता है, जो भी लॉस हमारा गुड्स गुड्स में होता है, क्योंकि गुड्स में हम हमेशा नेगेटिव में ही रहते हैं। गुड्स में हम ज्यादा इंपोर्ट ही कर रहे हैं एक्सपोर्ट के अलावा, सर्विसेज हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट। तो वो बैलेंस आउट थोड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट को जब भी करता है वो सर्विसेज सेक्टर ही करता है। ठीक। कैपिटल अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट में ये ये बस डिटेल्स ऐड करती है इनमें का, ये चीजें आई, क्रेडिट इतना हुआ, डेबिट इतना हुआ, तो पॉजिटिव में रहा। ठीक। कैपिटल अकाउंट के टर्म्स में पॉजिटिव में थे, किसी क्वार्टर में किसी में नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर एफ पी आई आई जो है, एफ पी आई है वो, एफ आई आई जो है अगर पैसे निकाल के ले जाए तो नेगेटिव में भी हो सकता है। उस क्वार्टर में, अप्रैल जून के क्वार्टर में पॉजिटिव में था। ठीक है। रिजर्व में चेंजेस नेगेटिव में थे, लॉस रिजर्व थोड़े कम हुए थे।
एरर्स एंड ओमिशंस, ये तो ये एक फॉर्मेट होता है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्वार्टरली रिलीज करती है, कंपेयर करती है पिछले साल। ठीक है, पिछले क्वार्टर से नहीं, मोस्टली पिछले, देखो, अप्रैल जून 2023, अप्रैल जून 2022। अभी समझते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते क्या हैं। अब कि ये कोई ऐसी करेंसी नहीं है, हम फॉरेक्स में इंक्लूड जरूर करते हैं, बट ये कोई करेंसी नहीं। तो फिर इंक्लूड क्यों करते हैं? क्योंकि स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक रिसीट की तरह है, मतलब किसी के समझ लो रिकमेंडेशन लेटर की तरह है, कि किसी ने रिकमेंडेशन लेटर लिख के दे दिया कि ये लेटर लेके जाओगे उसके पास, वो तुम्हें पैसे दे देगा। ठीक है, तो ऐसा होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, उसकी वैल्यू डिसाइड करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कितने पैसे देंगे, कितने राइट्स दिए हैं हमने, जो कि आप उस आगे वाले को दे दोगे तो आपको उतने पैसे मिल जाएंगे। तो इसकी वैल्यू एक बास्केट ऑफ करेंसी से डिसाइड करते हैं। बास्केट ऑफ करेंसीज में मेजर इकोनॉमीज जो है, ठीक है, बिग, तो उनकी करेंसीज यूएस डॉलर, यूरो, युआन, येन, यूके पाउंड, युआन। चाइना की करेंसी लेटेस्ट एडिशन जो है वो 2016 में हुई थी, उससे पहले चार ही थे। लेटेस्ट एडिशन था चाइना की करेंसी का। तो एसडीआर इज एन अकाउंटिंग यूनिट फॉर आईएमएफ ट्रांजैक्शंस विद मेंबर कंट्रीज एंड द स्टेबल एसेट इन कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व्स। अब ये समझते हैं कि कैसे हमारे राइट्स डिसाइड होते हैं। तो कंट्रीज के कंट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है, मेजर जो भी आईएमएफ का पार्ट है, आईएमएफ को कंट्रीब्यूट करते हैं इस फॉर्म में, एड्स के फॉर्म में। ठीक है, एक क्या उतना आपका वोटिंग राइट भी होता है, जैसे इंडिया का उसी के आसपास करीब आपका वोटिंग राइट होता है। आईएमएफ में 2.60% लेटेस्ट वोटिंग राइट, और एसडीआर जो है उसकी वैल्यू 2.75% अभी इंडिया में। तो उससे होगा क्या, एसडीआर अगर 2.75 है तो जितना उनका टोटल एसडीआर होगा उसका 2.75% जब उनको जरूरत पड़ेगी इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, जब आपके फॉरेस्ट रिजर्व एग्जॉस्ट हो गए हैं, ठीक है, आपके पास नहीं है, तो आप आईएमएफ के पास जाओगे कि हमें एसडीआर का यूज करना है। तो आईएमएफ कहेगी कि ये हम लिख के दे सकते थे कि आपके पास इतने राइट्स हैं। तो जो कंट्रीज, मेजर कंट्रीज हैं, ठीक है, वो रिसिप्ट लेके आप उनके पास जाओगे तो वो आपको फॉरेक्स रिजर्व देंगे। ठीक है, तो वो कोई आईएमएफ वहाँ पे करेंसी का वॉल्ट मेंटेन नहीं कर रही है कि आप जाओगे पैसे लोगे उनसे और चले आओ। वो सिर्फ एक रिसीट देती है, जो कि मेजर कंट्रीज है जिन्होंने अपना उसमें वोटिंग राइट्स अर्न कर रखे हैं ज्यादा, तो उनकी फिर ऑब्लिगेशन भी बनती है जब ऐसी कंडीशंस आती हैं, तो आप वो रिसीट लेके उनके पास पैसे लेके उनसे पैसे लोगे, फिर आपकी जो जरूरतें हैं उनको आप पूरा करोगे। ठीक है, तो इनके बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। When there was a shortfall of highly preferred foreign exchange reserve assets such as US dollars and gold, तो इसलिए एसडीआर राइट्स वर क्रिएटेड इन 1969। तो पहले क्या, यूएस डॉलर से इन्होंने एसोसिएट कर रखा था, बट फिर डाउनफॉल होना शुरू हो गया 1973 में। लास्ट टाइम भी हमने देखा था, क्योंकि क्यों बास्केट ऑफ करेंसी की जरूरत पड़ी, क्योंकि गोल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया, फिर डॉलर्स की जो रिलायबल करेंसी थी वर्ल्ड के लिए, उसका भी डाउनफॉल शुरू हो गया। तो ऐसे ही इस केस में भी हुआ, डॉलर से एसोसिएट करते थे बट उसका डाउनफॉल हुआ, तो फिर इन्होंने बास्केट ऑफ करेंसी कर डाला। बास्केट ऑफ करेंसी में पहले चार थे, अब पांच हो गए हैं, पांचवा चाइना है। ठीक, एक चीज ये कि गवर्नमेंट्स और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी इसमें राइट्स रख सकते हैं, पर कोई प्राइवेट पार्टीज, प्राइवेट कंपनीज, वो इसमें अपने एसडीआर राइट्स इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि आईएमएफ में वोटिंग राइट्स उनको नहीं होते। ठीक है, तो कोई भी प्राइवेट एंटिटी या प्राइवेट पर्सन एसडीआर राइट्स अक्वायर नहीं कर सकता। ठीक, लेटेस्ट करेंसी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ये जो मैंने समझाया कि कंट्री ए जिसको जरूरत है कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, हमें कोविड 19 की वैक्सीन खरीदनी है, तो जाता है आईएमएफ के पास, उन्हें बताता है कि हमारे पास इतने राइट्स हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है कंट्री ए रिसीव्स एन अमाउंट इन प्रपोर्शन ऑफ इट्स शेयर इन द आईएमएफ। ठीक है, तो उसमें लिख देते हैं कि ये इतना अमाउंट आप
ले सकते हो दूसरी कंट्री। तो अब ये एसडीआर के राइट्स अपने लेके कि हमारे पास इतना अधिकार है, वो दूसरी कंट्री के पास जाता है कि मेरे जो राइट्स हैं वो आप रख लो। ठीक है। तो दूसरी कंट्री को बदले में एसडीआर के राइट्स मिल रहे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है। हमें फॉरेक्स रिजर्व की जरूरत है तो हमारे राइट्स कम हो रहे हैं, उनको राइट्स मिल रहे हैं। ऐसे नहीं कि फ्री में वो पैसे दे दे रहे हैं। उनके आईएमएफ में जो एसडीआर के राइट है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपने राइट हमने उनको दे दिए, उन्होंने हमें बदले में फॉरेक्स रिजर्व दे दिए। अब ये फॉरेक्स रिजर्व लेके हम जो भी बाएंगे सेलेंगे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था एसडीआर का फॉर्म। ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन ये हो कि इज एसडीआर एक करेंसी, तो करेंसी नहीं है, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। क्योंकि इसकी कोई करेंसी ऐसी कोई रिलीज नहीं होती जिसे हम कंपेयर करते हैं बास्केट ऑफ करेंसीज के अगेंस्ट। इसका मेजर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये करेंसी है। इसीलिए इसको स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोलते हैं। ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सिंपल सिंपल बहुत पहले सुनहरे दिनों में बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है। 2011-12 के क्वेश्चन है शायद, ये 11 में शायद। The balance of payment of a country is a systematic record of all import and export transactions of a country during a given period of time, normally a year. Goods exported from a country during a year. Economic transaction between the government of one country to another. Capital movement from one country to another. Simple दिख रहा है। All import and export transactions of country during a given period of time, normally a year. ठीक है। सिर्फ गुड्स तो अलग हो गए और इकोनॉमी ये तो नहीं। चलो अगला। अब ये देखो, विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे। अब करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं। करंट अकाउंट में क्या क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट का पार्ट था। ठीक। फॉरेन एसेट्स नहीं, एसेट्स नहीं है। एसेट्स के फ्यूचर गेन्स होते हैं। ठीक है। एसेट्स क्या होते हैं? एफडीआई के इन्वेस्टमेंट, एफआईआई, ये एसेट्स। ठीक है। बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड इनविजिबल मिला के बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट बनता है। ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स फॉरेक्स रिजर्व के पास। ठीक है। तो 1 और 3। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ जमाने पहले बहुत ही सिंपल सिंपल भी पूछा जाता। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, द विजिट बाय फॉरेन नेशनल्स टू विटनेस द 19th कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया अमाउंटेड टू। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है कि कोई फॉरेन नेशनल अगर इंडिया में आया है तो वो एक्सपोर्ट क्या होगा? एक्सपोर्ट ही होगा। डॉलर्स ठीक है। मतलब करेंसी आई है। रिक्शे वाले भी डॉलर में मांगते हैं, हम्म। तो चांदनी चौक $100। तो, तो वही चीज है कि हमें आएंगे तो डॉलर देके जाएंगे ना, एक्सचेंज करवाएंगे आके पहले अपने डॉलर के। कॉमनवेल्थ गेम पे तो बहुत सारे कंट्रीज के प्लेयर्स आएंगे। ठीक है। अपनी अपनी करेंसीज लेके आएंगे और एक्सचेंज करवाएंगे, फिर शॉपिंग करेंगे, तो हमारे फॉरेन रिजर्व बढ़ेंगे। फॉरेन रिजर्व बढ़ने का मतलब है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक। कंसीडर द फॉलोइंग एक्शंस विच द गवर्नमेंट कैन टेक। अब ये थोड़ा करंट अकाउंट, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए। ठीक है। devaluing the domestic currency, reduction in the export subsidy, adopting suitable policies which attract greater FDI and more funds from FIIs। अब करंट अकाउंट में डेफिसिट क्यों होगा? क्योंकि हमारे जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है। ठीक है। तो जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होगा
तो हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्सिडी क्या करेंगे, कम देंगे या ज्यादा? ज्यादा देंगे ना, एक्सपोर्ट रिड्यूस। बढ़ाना है तो हम्म। 1 and 3 ठीक। हो जाएगा। ठीक है, डिवैल्यूइंग दी डोमेस्टिक करेंसी का मतलब समझे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो टू यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। सर, ओके, 1 and 3। एक क्वेश्चन है। हाँ। जब ये रिड्यूसिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे हैं ना, तो हाँ, एफडीआई और एफआईआई कैसे आ गए करंट अकाउंट पे? एफडीआई और एफआईआई की जब हम बात करें, कैपिटल जाता वैसे उसी में है। अ, जो इसमें कैपिटल अकाउंट में जाता है, बट जो हम्म। करंट अकाउंट जब इनिशियली आता है तो उसे करंट अकाउंट में काउंट करते हैं। ये कह रहा हूँ, इकोनॉमिक्स ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कि जब आपको ऑप्शंस ऐसे देते हैं ना, तो आपको वैसे कंसीडर करना पड़ता है। इकोनॉमी दो तरह से काम करती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, उसके दो आंसर्स होते हैं हमेशा। दूसरा आंसर क्यों होता है, हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि उसने ऑप्शन दिया है। हमें एक चीज पढ़ते हैं, बट हमें बनाना पड़ता है। सर रीजन ये होता इसको है कि हम क्योंकि हम्म। ऐसे भी तो लिंक कर सकते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएंगे तो मतलब हमारे हाँ। एक्सपोर्ट्स भी कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, वी हैव हाँ, मोर आइडियाज टेक्नोलॉजीज या ऐसा कुछ, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो वही अब बहुत सोचने के लिए, फार देखो मैंने क्या फेच्ड है, बहुत आंसर ज्यादा। को सिर्फ आंसर को सही करने के लिए हम ऑप्शन को सही करने जबरदस्ती। के लिए इस एंगल से हम बहुत ज्यादा सोचते फार फेच्ड है। हैं। हाँ, तो वो चीज है। बट मोस्टली क्या है कि जब हम ऑप्शंस, अगर सिर्फ होता कि सिर्फ वन, तो फिर सिर्फ वन होता। सिर्फ हम वन कर देते। ठीक, तो बस बट 3 आ गया जब ऑप्शन में नहीं, तो वहाँ पर दूसरा, जब हमें दूसरा क्लियर दिख रहा है, रिड्यूसिंग द एक्सपोर्ट सब्सिडी, वो चीज हमें हार्म कर रही है। ठीक, बट अब जिस तो तरह के पेपर आ रहे हैं, अब तो हर ऑप्शन में श्योर होना पड़ेगा ना हम लोगों को। यहाँ पे लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है। ठीक है, करेक्ट। अब ये पिछले क्लास का इन्फ्लेशन से थोड़ा सा रिलेटेड है। हम्म। ठीक है, इससे पहले ये वाला देख लेते हैं। ये अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच money supply is fully controlled, deficit financing takes place, only exports take place, neither export nor imports। क्या लग रहा नीदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट। है? डी, क्लोज्ड इकोनॉमी, किसी के साथ हम बोलचाल नहीं करते, हमें किसी से कोई कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं ना है। हम ना हम कुछ बेचेंगे ना खरीदेंगे, करेक्ट। वो होती है सेल्फ क्लोज्ड इकोनॉमी। सफिशिएंट। हम्म। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछते थे 2012 में। द लोअरिंग ऑफ बैंक रेट by the Reserve Bank of India leads to More liquidity, करेक्ट। more demand. liquidity। लोन बैंक रेट सस्ते हो क्या है जाएंगे। कि जिस इंटरेस्ट पे आरबीआई बैंक्स को लैंड करता है, उसे बैंक रेट बोलते हैं। तो बैंक के पास पैसा ज्यादा आएगा, तो मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। मार्केट। और मैंने इसलिए क्वेश्चन ही सिंपल ये इंक्लूड किए हैं, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन सिंपल फैक्ट्स पे बेस्ड हैं, पूछे भी गए हैं। अब पूछेंगे कि नहीं पता नहीं, बट अगर पूछे जाए तो कंफ्यूज नहीं होना कि यूपीएससी में कैसे इतना सिंपल क्वेश्चन है, कोई तो कुछ तो इसमें लॉजिक होगा। या हम कभी कभी यूपीएससी के पेपर में ये गलतियां भी करते हैं, सिंपल Yes. क्वेश्चन को इसलिए गलत करके आते हैं क्योंकि कहते हैं कि नहीं यूपीएससी के औकात का नहीं है, ये सोच, है ना। तो ये नहीं सोचना है, पूछ सकते हैं ये लोग, इसलिए मैं ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। यूपीएससी भी ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकती है, यस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती जैसे वो मनी मल्टीप्लायर वाला पूछ लेते हैं, ये दो बार पूछा है ना उन्होंने। Habit है। वाला। बैंकिंग हैबिट वाला मनी। तो बस इसमें यही चीज ध्यान रखना कि अपने दिमाग ज्यादा वो जोर मत देना कि ये नहीं ऐसा नहीं।
सिंपल है तो है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इकोनॉमी। मनी सप्लाई बढ़ानी, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। सही है। सही है। कैसा आएगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पब्लिक से खरीदी, यानी कि बदले में पैसा देंगे ना, तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगी। डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक्स बाय द पब्लिक, लिक्विडिटी खींची जा रही है। ठीक है, टू कैंसल आउट हो जाता है। बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट सेंट्रल स्पेंडिंग बैंक। बढ़ेगी। गवर्नमेंट, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि सेंट्रल बैंक से पैसा कम हो गया तो मार्केट में कैसे जाएगा। बट गवर्नमेंट भी स्पेंडर ही है, गवर्नमेंट भी पैसा लेके रखेगी नहीं, खर्च करेगी। हम्म, ठीक है, तो ये भी मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ाएगा। yes, ये नहीं समझ आया। बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, जब भी देखो होता क्या है, जब भी मनी इन्फ्यूज करनी होती है, जब प्रोडक्शन बढ़ाना होता है तो गवर्नमेंट बोरो करती है फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए कभी कभी। तो क्या करती है गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक से, आरबीआई से पैसा उधार ले ली। ठीक है, अलग अलग तरीके हैं, बॉन्ड रिलीज कर सकते हैं, ठीक, मनी स्कीम प्रिंट ला करवा सकते सकते हैं हैं, कोई। हाँ, मनी मनी प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये करके पैसे गवर्नमेंट लेगी। गवर्नमेंट पैसा जब भी लेती है, बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट, तो वो होगा इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के। हम्म, ठीक है, इकोनॉमी में पैसा लगेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि बोरोविंग, सेंट्रल बैंक से पैसा गवर्नमेंट ने ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने इकोनॉमी से कम कर दिया। सरकार पैसा ले रही है इकोनॉमी में लगाने के लिए। ठीक है, सेंट्रल बैंक से जब भी पैसा निकल रहा है तो मनी सप्लाई बढ़ा रहा है। correct, ठीक है, इस तरह से याद, चाहे कोई भी ले रहा हो, पब्लिक ले रही है, बैंक्स ले रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट ले रही है, गवर्नमेंट ले रही है। सेंट्रल बैंक से पैसा निकला है तो मनी सप्लाई बढ़ाए। ठीक है, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक, हम्म, सिक्योरिटीज बेच रहे हैं, यानी उनसे पैसा ले रहे हैं। ले रही है। 1 and 3। ले। सर सर, एक डाउट है। हम्म, कौन पूछेगा पहले? जी आप बोल लो पहले। नहीं, तुम हाँ नहीं हो पूछो, गया सब। मैं बाद में बोलो। पूछूंगी। सर डाउट ये है कि सेकंड वाला भी तो सही होना चाहिए, जितना ज्यादा मेरा डिपॉजिट सेम, होगा उतने ज्यादा लोन दे पाएगा ना बैंक, करेक्ट, और लोनेबल जितना लोन फंड्स। दे पाएगा उतना मनी सप्लाई मनी बढ़ सप्लाई, जाएगा। नहीं मनी सप्लाई ऐसा नहीं, देखो मनी सप्लाई जब भी होती है तो ऐसा मत समझो कि जब कम ये पब्लिक जब जमा जमा कर रही है तभी मनी सप्लाई बढ़ती है, जब तो सेंट्रल बैंक पे डिपेंड करता है। अगर सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स हाई रखे हैं, ठीक है, तो पैसा कितना भी जमा कर ले पब्लिक, वो पब्लिक के पास नहीं जाएगा। यहाँ पे जब क्वेश्चन के हिसाब से हमें सोचना है, क्वेश्चन में क्या कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो जब ये लिखा है तो हम इमीडिएट देखते हैं, क्वेश्चन में हम यही गलती करते हैं, जब भी कुछ लिखा हुआ है तो हम इमीडिएट इम्पैक्ट देखते हैं कि भाई हम आज जमा करने गए तो मेरे पास पैसा कम हो गया, पब्लिक अगर ज्यादा पैसा जमा कर रही है तो हमारे हाथ में पैसा कम हो गया खर्च करने के लिए। ठीक है, और पिछली वाले क्वेश्चन में इतना फार फ्लेज्ड वो एक कंसिडर कर लिया, और और ये फिर तो मैंने क्या बोला था, सिर्फ ऑप्शन की वजह से हम सिर्फ कहानियां बना रहे थे उसमें, और कुछ फैक्ट बट सर, यही। हाँ। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपसे एक दिन पूछा भी था, अगर आपको याद हो। और हम्म, फिर ना मैंने इसको कंफर्म किया मृणाल सर के नोट से और हाँ टेस्ट में, तो उन्होंने सेम एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था जो मैं और कृति अभी बोल रहे थे, कि मनी मल्टीप्लायर ऐसे ही तो बढ़ेगा जब बैंक में बहुत ज्यादा पैसा जाएगा तो बैंक के पास लोनेबल फंड ज्यादा हो जाएंगे। हाँ उन्होंने बोला कि अगर कोई ऑप्शन होता 1 2 and 3 देन इट वुड हाँ, बी राइट। यस सर। हाँ, तो जब मनी मल्टीप्लायर मैंने, जब भी क्वेश्चन हम देखते हैं ना तो तुरंत ऑप्शंस देखते हैं। अभी देखो ऑप्शंस, अब जब वो वाला ऑप्शन हो जाता पिछले साल वाले,
वन में ओनली टू वन, लिखा था तो ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल फोर, है सेव ना? करने में होते। थ्री ओनली। अगर अगर वो हो जाते तो हम्म। आप ओनली तो थ्री सही लिख हो देते। जाता। हाँ, अच्छा। ठीक। इकोनॉमी की यही दिक्कत भी है, और वो भी कि ब्यूटी लॉन्ग भी। टर्म और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स अलग अलग। ठीक है। इमीडिएट, इसीलिए जब भी हम देखते हैं ना तो क्वेश्चन आता है इमीडिएट इफेक्ट्स, या फिर आप ऑप्शन पे जाते हैं कि भाई ऑप्शन हमसे क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन चाहता है हमसे कि ये कहलवाना या नहीं। और ऑप्शंस कई कई बार होते भी हैं प्रायोरिटाइज, कि कोई भी एक्शन जब गवर्नमेंट लेती है ना तो कुछ होता है कि कुछ इमीडिएट एक्शंस होते हैं, कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म एक्शन। ठीक। तो वैसे ही होता है कि ऑप्शंस भी उसी तरह होता है कि कुछ अगर उसने ऑप्शंस में दिया तो इमीडिएट एक्शन ही कंसीडर कर रहे हैं, हम्म। अगर वो चाहते हैं लॉन्ग टर्म रिएक्शन तो वो भी ऑप्शंस में दो। ठीक। तो ऐसे ऑप्शंस के आंसर दिए गए। ठीक। तो प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय वर्ल्ड बैंक, demand of goods and services provided by the country concerned, stability of the government concerned, इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन क्वेश्चन। इसमें वन एलिमिनेट हो जाता है, वर्ल्ड बैंक कुछ नहीं करती इस रूल से। बाकी में हम थोड़ा सोचते हैं। डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न, ये सही है एकदम, क्योंकि एक्सपोर्टर इंपोर्ट की बात हो रही है। ठीक है। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कंसर्न, और तीसरा और चौथा इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन क्वेश्चन। तो जब भी करेंसी, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट की बात क्वेश्चन में क्यों आ जाती है? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन उसी से होता है। ठीक है। अगर स्टेबल नहीं है गवर्नमेंट तो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन। या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होंगे, डिफ्लेशन। तो इसलिए करेंसी की प्राइस फ्लक्चुएट होती है। स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट के जब भी इलेक्शंस आते हैं या कोई गवर्नमेंट अचानक से गिर जाती है तो मार्केट एकदम चेंज हो जाता है, उस पर भी डिपेंड करता है। चौथा, अब जैसे मैंने वही कहा, ऑप्शंस की बात है, इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन क्वेश्चन। अब आज की जो मार्केट है करेंसी की, वो स्पेकुलेशन पे भी काम करती है। ठीक है, कि स्पेकुलेटिव की बाद में ये कंट्री जो है ग्रो कर रही है, अगले मंथ तक जीडीपी डेवलपमेंट इसका ज्यादा होगा तो इसमें जो कंट्री की करेंसी है स्ट्रांग होगी। ठीक है, स्पेकुलेशन पे काम करती है, तो इस तरह से तो ये चौथा ऑप्शन भी सही होना चाहिए, यस इकोनॉमिक सर। पोटेंशियल है ऑफ द कंट्री इन क्वेश्चन। लेकिन ऑप्शन में है 2 3 4, नहीं। तो टू 2 एंड एंड टू 3 एंड होंगे। थ्री मोस्ट सुटेबल। हाँ, लेकिन ये वन भी टू अगर एंड सिर्फ लगा दिया तो सिर्फ अगर ऐसे भी लिखा आ जाए ना फिर भी गलत है। क्यों? इसमें एक स्टेटमेंट और जुड़ी होनी चाहिए थी, इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन क्वेश्चन इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, जब ये स्टेटमेंट लिख के आ जाए तो आप कर सकते हो स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव जो करेंसी मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों अलग अलग स्पेकुलेशन। करेंसी मार्केट तुरंत ऐसे चलता है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि हाँ, लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज्यादा आते हैं जब आप ये स्पेकुलेशन करते हो इकोनॉमिक पोटेंशियल जो कंट्री की है वो अच्छी है। ठीक है। अगर स्टॉक मार्केट का ही यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगे कंट्री में तो इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन क्वेश्चन, तो वो एक ऑप्शन जरूर होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, बट करेंसी मार्केट डे टू डे बेसिस चलती है। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं मोस्टली, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है, तो इकोनॉमिक पोटेंशियल तो बहुत दूर की बात चल रही है। ठीक है, इकोनॉमिक पोटेंशियल आज आज ऐसा तो नहीं है कि आज जीडीपी 3.5 से राइज कर रही है, कल 10% हो जाएगी। करेक्ट। तो सर तो एक हम मेटल 25 और मिल गया तो इकोनॉमिक पोटेंशियल एकदम बढ़ जाएगा। वही है, उसके भी महीने में 1 साल 2 साल लगे। ये बात। अब देखो इसमें आते हैं क्या? करंट अकाउंट में, और ये कैपिटल अकाउंट पूछ रहा है। हम्म।
थ्री कट गया। FDI 1, 2 and 4. 1, 2 and 4. ये 1, 2 and 4। ठीक है, उस क्वेश्चन में देखो रेमिटेंसेस, ये क्या, एफडीआई जो है करंट अकाउंट, वो और उस इसी यही यूपीएससी का ये भी क्वेश्चन है, करेक्ट। वो भी यूपीएससी का क्वेश्चन था, समझे? तो यूपीएससी पर ही कंफ्यूज। वाले ऑप्शन है उसमें ऐसे क्वेश्चन गलत होने की कितनी चांसेस हैं? यूपीएससी अगर कुछ और दे दे, हम उसे कुछ और मान लें। क्या, फिर से बोलना क्या कह रहे अगर जो अभी ऑप्शंस आ रहे हैं उस हिसाब से हैं? ये क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चंस जो यूपीएससी फिर डाइसी से आंसर दे, जैसे उसमें हम करंट अकाउंट में काउंट कर रहे थे और अभी कैपिटल अकाउंट में, कितना गलत होने के चांसेस हैं? मतलब हम वहां ऐसा सोच लें। अब सर पेपर में इतना लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट नहीं, टर्म थोड़ा चलता एक एक दो क्वेश्चन ही होंगे, देखो एक दो क्वेश्चन के मार्जिन से कभी कभी हम बाहर भी हो जाते हैं, बट उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बात यह है कि केसेस भी नहीं होते, बट ये इसलिए मैंने वेरीफाई किए हैं, और जो मैंने रिसीट बीच में डाली थी ना कैपिटल अकाउंट की, वो आरबीआई की वेबसाइट के थ्रू मैंने सारा जा जाके कि इसमें वो काउंट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें तो कहीं बुक्स में भी नहीं दिया होता, मैंने आरबीआई की वेबसाइट्स पे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की रिसीट निकाल निकाल के है। तो वो चेक किया कि एफडीआई कहाँ जा रहा है, वो तो लिखते हैं कम से कम आरबीआई वाले। अब आरबीआई जो लिखेगा यूपीएससी को वो तो करना पड़ेगा, वो तो हमें एफडीआई लिखे। तो एफडीआई जो कैपिटल अकाउंट में जा रहा है, कैपिटल अकाउंट में ही जा रहा है, तो वो उनका क्वेश्चन ओके। गलत है। ठीक है, बट ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन था ही नहीं, तो हम ऑप्शन वही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जब आएगा तो हमें एफडीआई और एफआईआई कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। तुम्हें केस करना हो, मेरे पास डेटा ले लेना मेरे पास, अगर वो गलत देख। Which one of the following groups of items is included in India's foreign exchange reserves? सिंपल, कितना सिंपल, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। क्या क्या रहा? फॉरेन करेंसी करेंसी, एसेट्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट गोल्ड, एंड लोन्स, लोन्स नहीं आते, गोल्ड, लोन्स कैपिटल गोल्ड अकाउंट में मनी आते हैं। और ठीक है, एसडीआर। फॉरेन करेंसी, गोल्ड एंड एसडीआर, SDR। तीन तीन करेंसी। ठीक है, इसमें भी लोन्स डाल दिया। सब में लोन्स दिया हुआ है उन्होंने। लोन्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्म होते हैं, कैपिटल अकाउंट यानी कि फ्यूचर लायबिलिटीज। हम्म, तो सिंपल क्वेश्चन, आंसर बी। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, सिंपल है। सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम, सप्लाई ऑफ मनी सेम है, when there is an increase in demand for money, there will be a fall in the level of prices, an increase in the rate of interest, a decrease in the rate of interest, an increase in the level of income and employment। सिंपल डिमांड सप्लाई का क्वेश्चन। डिमांड सप्लाई याद करो, सप्लाई उतनी है, डिमांड बढ़ गई है, तो इंक्रीज क्या इन द बढ़ेगा? रेट ऑफ। इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, पैसा लेना महंगा हो जाएगा ना। समझ नहीं आया। मैं तो रीजन सोच रहा था। सप्लाई, मेरे को मनी, लग रहा था मनी जो मार्केट में है, बैंक के पास मनी उतनी है, सप्लाई ऑफ मनी हम्म उतनी है, लेवल ऑफ इनकम और लेकिन डिमांड बढ़ गई है, एम्प्लॉयमेंट। लेवल ऑफ इनकम नहीं है, लोग पैसा ज्यादा मांग रहे हैं। पैसा दे दो, ठीक है, पैसा दे दो। दिवाली आ गई है, दिवाली आ गई है मान लो, हाँ। ठीक, और लोगों को पैसा, गाड़ी खरीदनी है तो क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे बैंक के, ज्यादा लोग लोन लेने आ रहे हैं, पैसा उतना ही है उनके पास, ज्यादा लोग को लोन देना है, ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, तो कोई भी सामान उतना लिमिटेड क्वांटिटी में है लेकिन ज्यादा लोग मांग रहे हैं तो प्राइस बढ़ जाता है ना। यहाँ पे वो करेक्ट। सामान क्या है? पैसा। पैसा, और ठीक है, ज्यादा लोगों को चाहिए। यहाँ पे पैसा क्या, कमोडिटी है, तो कमोडिटी लिमिटेड है, लोगों की डिमांड बढ़ गई है, तो कमोडिटी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। पैसे की कॉस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट। ओके। ठीक है,
एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिमांड सप्लाई का क्वेश्चन है, बस मनी का टर्म इंक्लूड कर लिया इसलिए कंफ्यूजन है। टैक्स बैंसी, देखो टैक्स बैंसी और टैक्स इलास्टिसिटी में सिंपल होता था, सीधा सा है। जीडीपी बढ़ रही है तो लोग भी बढ़ रहे हैं, लोग टैक्स पे करने वाले लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाया, टैक्स टैक्स का कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाया, टैक्स उतना ही है, पर तो टैक्स ज्यादा ये आ रहा तो है। हो सकता है कि चीजों की कॉस्ट बढ़ गई हो, कॉस्ट बढ़ रही है नहीं, मतलब तो चीजें कॉस्ट, महंगी हो गई हो। जीडीपी बढ़ने का मतलब टैक्स रेट बढ़ाया काम में, अच्छा, टैक्स रेट आपने हमने नहीं बोला बढ़ाया। कि लोग बढ़ गए हैं। लोग टैक्स स्लैब में आ गए ना, अच्छा लोग ठीक है। इनकम बढ़ गई वो टैक्स स्लैब में आ गए, ज्यादा लोग आ गए ना टैक्स स्लैब। तो ठीक दूसरी बात, है। तो पहले 10 लोग पे कर रहे थे, आज 15 लोग पे कर रहे हैं। ओके। तो ऐसे जीडीपी बढ़ने के साथ साथ कुछ लोग ज्यादा इनकम ब्रैकेट में आ जाएंगे। टैक्स रेट हमने बढ़ाया ही नहीं है गवर्नमेंट ने, बट ज्यादा लोग इनकम ब्रैकेट में आ गए। तो बिना टैक्स रेट बढ़ाए टैक्स रेवेन्यू आपका बढ़ गया, तो वो हम्म टैक्स बैलेंस ही हो गया। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ आपका टैक्स इनकम भी बढ़ रही है। ठीक है, ऐसा होता है कि जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन गवर्नमेंट की इनकम अगर सेम ही है, तो गवर्नमेंट सोचेगी कि ये क्या क्या करना चाहिए भाई, जीडीपी बढ़ रही है पर हमारी इनकम लिमिटेड ही है। तो हम टैक्स ठीक है, बढ़ाएंगे। हाँ तो टैक्स बढ़ाएंगे। लोग आ ही नहीं रहे, मतलब कि कोई जो वही लोग थे वही, जीडीपी बढ़ रही है बट कुछ लिमिटेड लोगों की वजह से बढ़ रही है। तो टैक्स पेरेंसी से ये भी हम जान सकते हैं ना कि हाँ लोगों की इनकम बढ़ रही है, ज्यादा लोग टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं, तो टैक्स पेरेंसी जानने का ये भी फायदा होता वही है। है ना। सिर्फ लिमिटेड, सिर्फ अंबानी के पास पैसा नहीं बढ़ रहा है, वो तो टैक्स पे ही कर रहे थे। उनका तो चाहे अगर टैक्स स्लैब अगर 30% है, ठीक है, हम्म, इतनी इनकम के ऊपर, 15 लाख 20 लाख की इनकम के ऊपर अगर 30% है, अब वो चाहे हम्म, 10 करोड़ कमाए, 20 करोड़ कमाए, 50 करोड़ कमाए, ठीक है, अगर उन्हीं की इनकम बढ़ रही है तो टैक्स तो नहीं बढ़ेगा, टैक्स तो उतना ही, ठीक है, उन्हीं की इनकम से बढ़ रहा है। बट अगर बहुत सारे लोग आ गए टैक्स ब्रैकेट में, ठीक है, तो उनकी जो मल्टीप्लाइड इफेक्ट होगा टैक्स का, हम्म, वो ज्यादा होगा। ठीक, तो वो टैक्स वैंसी इसलिए हेल्पफुल होती है, हेल्पफुल होती है। अब इलास्टिसिटी क्या है कि जब टैक्स रेट बढ़ाया या घटाया उसके रिस्पेक्ट में रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है या हाँ, घट रहा है, ठीक है, वो टैक्स इलास्टिसिटी होती है। टैक्स इलास्टिसिटी थोड़ा सा इकोनॉमिक टर्म ऐसे है कि लोग अ, मान लो किसी गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ाए, ठीक, थोड़े टाइम के लिए बढ़ा लेकिन उसके बाद टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा। हम्म, क्यों? होता क्या है कि लोग फिर क्या कहें कि मेरा तो ज्यादातर इनकम जो है टैक्स में चला जा रहा है, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, मैं इवेजन क्यों होगा इतनी फिर। मेहनत करूँ, मैं, हाँ टैक्स इवेजन भी होगा, मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, इतनी कंपनी को क्यों बढ़ाऊँ, मैं तो पैसा हम्म, गवर्नमेंट ही ले जा रही है। ठीक, तो वही जो अ, एक कर्व होता है इकोनॉमी, लाफार कर्व बोलते हैं उसको। हाँ, ठीक है, लाफार कर्व क्या करता है, यही टैक्स इलास्टिसिटी को बताता है कि कितने तक टैक्स बढ़ाने के बाद जो रेवेन्यू है आपका बढ़ता रहेगा, लेकिन उसके बाद बढ़ाओगे तो घट जाएगा, क्योंकि लोगों की जो इच्छा है टैक्स पे करने की है और जो मोटिवेशन है वो ग्रो करने खत्म हो की, जाए। वो कम हो जाएगी। क्योंकि हमारा हम कमा के गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो क्या फायदा कमाने, तो वो लाफार कर कहता है, तो वो उसमें ये काम आता है टैक्स इलास्टिसिटी। तो टैक्स बायंसी और इलास्टिसिटी में यही डिफरेंस है कि बायंसी में टैक्स रेट नहीं बढ़ रहा है पर जीडीपी की ग्रोथ रेट के ठीक है। करस्पॉन्डिंग रेवेन्यू बढ़ रहा है, टैक्स रेवेन्यू बिना टैक्स को बढ़ाए। टैक्स इलास्टिसिटी में टैक्स रेट बढ़ाने के बाद जो टैक्स बढ़ रहा है वो टैक्स इलास्टिसिटी। ठीक है, इतना था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। और इसके लिए इसके क्वेश्चंस जो हमने देखे, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे, कुछ कंट्रोवर्शियल जो थे वो छोड़ दो, कंट्रोवर्शियल जो फैक्ट्स जो बताए उनको ही याद रखना है। ठीक है, मैंने वेरीफाई भी इसीलिए कर लिया आरबीआई की वेबसाइट से, कि ऐसे ही कुछ रैंडम नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ प्रूव करने के लिए सही नहीं बता रहे कि हाँ उनके ऑप्शंस को सही कर दिया जाए। सर रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। हाँ, रिकॉर्ड। तो
हाँ, तो मैं रिकॉर्डिंग बोलता हूँ इसलिए मुझे सब वेरीफाई करके आना होता है, ठीक है। तो उसको ही याद रखना है। बाकी गवर्नमेंट फाइनेंसेस की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। गवर्नमेंट अच्छा। फाइनेंसेस, टैक्सेस, इनके डेफिसिट्स, कहाँ से बोरो करती है, रेवेन्यू कहाँ से आता है, जाता कहाँ पे है, ठीक है। और गवर्नमेंट के जो यही फिस्कल स्टिमुलस और ये सारे जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये क्या होते हैं, क्योंकि इन्हीं टर्म्स में ऑप्शंस में, क्वेश्चंस में मजा लेते हैं, ठीक है। हम्म। तो वो सब, वो चीज़ें देख लेंगे साथ में। रिलेटेड आर्टिकल्स भी देख लेंगे मेमोरी के लिए। तो बजट जब प्रेजेंट करते हैं तो कौन से आर्टिकल, फाइनेंशियल बिल और मनी बिल, ये सब का माइनर माइनर डिफरेंसेस, ठीक है। अच्छा, 15th फाइनेंस कमीशन के वो बस एक बार रिवाइज करा दीजिएगा। टर्म्स एंड ठीक इन इंक्रीज हुए थे ना, शायद पहले 4 थे, अभी 5 है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का भी, ठीक है। एक तो कोई नया ऐड हुआ था ना, डेमोक्रेट, नहीं वो था डेमो टैक्स परफॉर्मेंस। रिफॉर्म्स शायद, स्टेट गवर्नमेंट है ना। जीएसटी के बाद काफी कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। तो फिर उसका भी देख लेंगे, फाइनेंस कमीशन का। जीएसटी से पहले बहुत सारी डिटेल्स थी, जीएसटी के बाद इजी हो गया, ठीक है। तो ये भी, ये एक एडवांटेज है, जीएसटी के बाद सीधे इजी हो गई। वरना इतना सही। कुछ पढ़ते थे, इतना कंफ्यूजिंग होता था, वैट, सेल्स टैक्स, साइज और बहुत दुनियादार, बहुत पढ़ने, मतलब पूरे, मुझे लगता है कि टैक्सेशन पे इतना बड़ा चैप्टर हो जाता था, इतने पेजेस के नोट्स बन जाते थे, और सारे कंफ्यूजन, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। चलो और किसी के एमसीक्यूज करा देते, अच्छा लग रहा था दिमाग एमसीक्यू चल आज, रहा था। आज वाले में मजा आया ना, नहीं एमसीक्यूज करेंगे ना, तो हाँ। अगला टॉपिक जब करेंगे तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे करेंगे। पिछले तो जो बच्चे होंगे वो भी इंक्लूड कर लेंगे, जैसे इन्फ्लेशन की आज एक दो इंक्लूड किया, जो बचे हुए, बाकी अगले में ओके। इसके भी कुछ इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। और ऐसे भी इंक्लूड करेंगे, अभी तो इजी इजी वाले भी थे, मजा आ हाँ रहा था। सर, जिसमें थोड़ा धक्का लगे। क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, देखो। सर चलो, मेरा डाउट, हाँ, डाउट, अच्छा हाँ, पेपर टेन वाला। हाँ, पेपर टेंशन, पेपर टेंशन जैसे पिछली बार बताया, वो एक टर्म था एक्चुअली। उसका भी जब मैंने पढ़ा था तो यही टर्म था। 2013 में एक बार हुआ था, फेड ने, उन्होंने कहा कि हम जो अपने बॉन्ड्स हैं वो कम रिलीज करेंगे, ठीक है, स्लो डाउन होगा बॉन्ड रिलीज करना। तो लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया था, ठीक है, अपने बॉन्ड्स जो हैं, इनका, इनको हम सेल सेल कर देते तो हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, यील्ड जो है ऐसे भी बढ़ रही है। तो यील्ड बढ़ने का मतलब क्या होता है कि जो बॉन्ड की प्राइस है वो घट गई, ठीक है, क्योंकि यील्ड बढ़ रही है इसलिए। तो टेपर ट्रेंड का मतलब कि वही जो सेंट्रल बैंक वो है, गवर्नमेंट है जो भी है, वो टेपर कर रही है अपने बॉन्ड की रिलीज में या बायबैक, ठीक है। पेपर मतलब, मतलब ये मतलब पॉलिसी डिसीजन की वजह से होगा, गवर्नमेंट या फिर बैंक के। हाँ, तो इसीलिए फिर जो अगर बॉन्ड्स, और नहीं नहीं, वो उसी से एसोसिएट, क्योंकि वो फेड के और गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल से एसोसिएटेड था, इसलिए पेपर टेंट्रम वो एक टर्म उस समय दिया गया था, मीडिया देती है। तो जो भी पेपर टेंट्रम से एसोसिएट, जो भी टर्म आएगा वो इसी से, गवर्नमेंट से जो भी एसोसिएट करेगा वही है, ठीक है। ठीक है, चलो, गुड नाइट। थैंक यू किसी की सर। तरह, जब हमारी क्लास मंडे होगी ना। हाँ, मंडे को।